इस्पात यानी स्टील हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। धरती पर मानवता की तरक्की की जो इबारत लिखी गई, उसकी कल्पना भी इसके बिना नहीं की जा सकती। बुनियादी जरूरतों से लेकर विलासिता की चीजों तक हर जगह स्टील का रोल है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और ये है इको एंड एनर्जी टॉक, वो प्लेटफॉर्म जहां हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी और साइंस से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी लाते हैं। तो स्टील बनाने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका जिसमें ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग होता है और आयरन ओर को पिघलाकर लोहा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में आयरन ओर की ऑक्सीजन को निकाला जाता है, जिसे रिडक्शन करना कहते हैं। इसमें ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोकिंग कोल से बनने वाले कोक पर गर्म हवा का प्रवाह किया जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कुछ मात्रा में CO2 निकलती है। इस प्रक्रिया में तापमान 900 से 1300 डिग्री तक चला जाता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ओर के ऑक्साइड को हटाकर इसे पिघली हुई धातु में बदलता है, जिसे हॉट मेटल भी कहते हैं। इस गर्म लोहे को दूसरी भट्टी में ले जाया जाता है, जिसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस कहा जाता है। यहां पर कार्बन और दूसरी अशुद्धियों को कम किया जाता है और गर्म धातु से स्टील बनता है। दूसरा तरीका डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रोसेस या DRI कहलाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल होता है। रासायनिक प्रक्रिया लगभग इसमें भी वही होती है, लेकिन मूल अंतर यह है कि इस प्रोसेस में आयरन ओर को पिघलाए बिना ही सीधे आयरन मेटल में बदला जाता है। भारत में इन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है वो कोयला और कोकिंग कोल से बनने वाला कोक है। जाहिर है, इस कारण स्टील बनाने में कार्बन और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता है और इसी कारण आपकी जरूरत की यह चीज धरती पर चिंता का विषय बन जाती है। अब जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए इस कार्बन इमिशन को घटाने और स्टील उत्पादन को स्वच्छ करने की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी बनाई है, यानी विभिन्न प्रकार के स्टील का इस आधार पर वर्गीकरण कि उसे बनाने में कितनी बिजली खर्च हुई और इस कारण कितना कार्बन और ग्रीन हाउस गैसें निकली। इस बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे एक जरूरी अपील। अगर आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं और अगर वैज्ञानिक जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपको लगे कि इस लायक है कि इसे दूसरों को भी देखना चाहिए, तो इसे जरूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मशीन चलानी पड़ती है। कारखाने में बिजली खर्च होती है। जिस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी बिजली खर्च, उतना ही अधिक कार्बन इमिशन यानी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का उतना ही अधिक खतरा। इसलिए ग्रीन एनर्जी की प्रयोग की मांग उठती रही है ताकि इस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को घटाया जा सके। लेकिन भारत के बिजली घरों में पिछले 2 दशकों में क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के तमाम जो प्रयोग या कोशिशें हुई हैं, उसके बावजूद कोयला ही हमारा प्रमुख ईंधन है जो बहुत इमिशन करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए सरकार ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की है, यानी वो वर्गीकरण जो ये बताएगा कि जो स्टील का फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कितना ग्रीन है। जिस स्टील के निर्माण की प्रोसेस में जितनी कम कार्बन इमिशन इंटेंसिटी होगी, यानी प्रति टन निर्माण में प्रति टन जितना कम कार्बन निकलेगा या ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, वह उतना ही अधिक ग्रीन स्टील कहा जाएगा। इस हिसाब से अलग अलग स्टील्स को अलग अलग स्टार दिए जाएंगे। दिसंबर में सरकार ने इस वर्गीकरण की घोषणा की, जिसके मुताबिक अगर स्टील के एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में प्रति टन 2 से लेकर 2.2 टन, 2 से लेकर 2.2 टन तक ही कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो फिर उसे 3 स्टार ग्रीन स्टील कहा जाएगा। लेकिन अगर प्रति टन फिनिश्ड स्टील उत्पादन में उससे भी कम कार्बन निकले, यानी 2 से लेकर 1.6 टन ही अगर कार्बन 1 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है स्टील का उसे बनाने में निकले, तो वो कहलाएगा 4 स्टार स्टील। इसी तरह अगर 1 टन फिनिश्ड स्टील बनाने में कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटकर 1.6 टन से भी कम हो जाए, तो यह कहलाएगा 5 स्टार स्टील
5 स्टार ग्रीन स्टील प्रोडक्ट यानी सबसे अच्छा स्टील। सरकार कहती है कि कार्बन इंटेंसिटी के जो न्यूनतम मानदंड उसने तय किए हैं, जो थ्रेशोल्ड लिमिट उसने बनाई है, उन्हें आने वाले दिनों में और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी, सरकार उसे बेहतर बनाने के लिए आगे कोशिशें करेगी। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी यानी NISST को माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन यानी मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन जो है, इसके लिए और ग्रीन स्टील के प्रमाण पत्र के लिए स्टार रेटिंग जारी करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है। दुनिया में भारत आज चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील निर्माता है और यहां स्टील की खपत देश के भीतर भी बहुत है। इस कारण अगर सरकार स्टील निर्माण की पूरी प्रक्रिया को लागू कर सके, ये जो ग्रीन टैक्सोनॉमी की पूरी प्रक्रिया को लागू कर सके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जानकारों ने सरकार द्वारा स्टील टैक्सोनॉमी की इस घोषणा का स्वागत भी किया है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है, इसमें कई अड़चनें हैं। कुछ जानकारों ने इस कदम का स्वागत करते हुए उन चुनौतियों की ओर ध्यान खींचा है जो स्टील टैक्सोनॉमी प्रोसेस में आगे हमारे सामने खड़ी होंगी। दिल्ली स्थित सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस के पार्थ कुमार और शुभम मिश्रा के लेख में इसका जिक्र है और इस लेख का जो लिंक है मैं यहां अपने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। असल में अभी भारत में डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और मैच्योर नहीं हुई है। अब ग्रीन स्टील जो है उसके लिए ग्रीन एनर्जी और साफ ऊर्जा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा और इस कारण फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट के उत्पादन की लागत 20 से 30% तक बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी महंगी हो सकती है। पार्थ और शुभम ने लिखा है अपने आर्टिकल में कि वैल्यू चेन में लागत प्रीमियम को कैसे अब्सॉर्ब किया जाएगा, यह सवाल अभी बना हुआ है। यह महत्वपूर्ण सवाल इन दो लेखकों ने उठाया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल भी है कि क्या मंत्रालय और सार्वजनिक विभाग इन अतिरिक्त लागतों को वहन करने के लिए वित्तीय रूप से तैयार हैं, या लागत अंततः उपभोक्ताओं में डाल दी जाएगी। यानी अगर रेल जो है इस तरह का ग्रीन स्टील खरीदेगी रेलवे, तो क्या रेलवे का टिकट बढ़ाया जाएगा या सरकार रेलवे को पैसा देगी जो उनकी अतिरिक्त लागत होगी रेलवे को चलाने में। इस कारण माप, रिपोर्टिंग, सत्यापन यानी MRV जो मैंने पहले आपको बताया था, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी। पारदर्शिता और ईमानदारी, इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करना जरूरी है। जैसे जैसे ग्रीन स्टील की मांग बढ़ती है तो जो NISST जो हमारी नोडल एजेंसी है, जिसे जांच और सर्टिफिकेशन का पूरा नया जिम्मा सौंपा जा रहा है, उसे अपनी क्षमता का विस्तार करना पड़ेगा। इसे ऑडिट और सत्यापन के लिए किसी तीसरे पक्ष को अपना काम आउटसोर्स करने की आवश्यकता भी हो सकती है। उत्पादकों के सामने कई बाधाएं होंगी, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कई दिक्कतें होंगी। जैसे लागत तो बहुत है लेकिन उनके पास क्रेडिट एक्सेस नहीं है, यानी लोन वो कहां से लेंगे, बहुत सीमित उनके ऑप्शंस हैं, तो उन्हें ऋण कैसे मिलेगा। दूसरा एक सवाल जो बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि नॉलेज गैप और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कच्चे माल और ईंधन की क्वालिटी, ये सारे सवाल हैं। इनको बेहतर बनाने के मुद्दे इसमें शामिल हैं। भारत की हरित इस्पात पहल में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और वित्त के माध्यम से इन उद्योगों में शामिल प्लेयर्स का समर्थन करना बड़ा महत्वपूर्ण है, तभी वो काम कर पाएंगे। एक सवाल जो है वो स्टील आयात से भी जुड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने 2023-24 में, यानी जो साल अभी भी बीता है, उसमें 8.3 मिलियन टन तैयार जो फिनिश्ड स्टील का आयात किया, जिससे सवाल उठा है कि क्या अब आयातित स्टील की भी ग्रीन रेटिंग होगी या वह स्टील भी इस रेटिंग के लिए एलिजिबल होगा। यदि हां, तो फिर उसके निर्माण के उत्सर्जन की निगरानी और सत्यापन कैसे होगा। जब उसका निर्माण हो रहा है तो उस वक्त की निगरानी कैसे होगी, क्योंकि वो देश के बाहर होगा। और यदि नहीं, तो क्या अन्य देशों के लो कार्बन स्टील को भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि चीन जैसे देशों से बहुत सारा सस्ता स्टील भारत के बाजार में आ जाता है और हमारे प्रोड्यूसर्स को टक्कर देता है। तो उनके लिए भी जो फेयरनेस है उसके तहत ये जरूरी है कि बाहर से जो स्टील आ रहा है, आयातित फिनिश प्रोडक्ट, उसकी ग्रीन रेटिंग की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जाए। मैंने इस मामले में कुछ ही बिंदुओं को छुआ है, कुछ लेख मैं शेयर कर रहा हूं इस मामले में, उन्हें पढ़कर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और
अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। अभी इतना ही, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हम जो ये वीडियो बनाते हैं, आप देख रहे हैं, इसमें काफी रिसोर्सेज लगते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो अभी मोनेटाइज भी नहीं है। तो कम से कम लाइक बटन दबाकर और इस वीडियो को जो है लोगों के बीच सर्कुलेट करके इस साइंस की जानकारी, इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो है, इसको सर्कुलेट करें, मेरी मदद करें। मेरी वेबसाइट है www.hrideshjoshi.com। वहां पर जाकर आप मेरे बारे में सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध है, उसको पा सकते हैं। नमस्कार।